हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज जो थी न्यू क्लासिकल एज के बाद आई थी। न्यू क्लासिकल एज इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रोमांटिक एज। न्यू क्लासिकल एज में जब हम बात करते हैं, रीज़न की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, और जिसमें क्लासिकल जो ट्रेडिशंस हैं उनको कंटिन्यू किया गया था। ऐसी एजेस के अंदर जो ट्रेडिशनल राइटर, जिसमें मिल्टन बहुत फेमस है, पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें बम्बास्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल, फ्लावरी लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। और जिसमें जब आप पोइट्री राइट करते हैं तो आपको ख़ास जो रिदम का और एक वेट का ख्याल रखना पड़ता है। ख़ास जो है क्लासिकल जो ग्रीक और जो इसी तरीके से फ्रेंच जो राइटर्स हैं उनकी ट्रेडिशन को फॉलो किया गया। इसी तरीके से जब हम रोमांटिक एज की बात करते हैं तो रोमांटिक एज वो एज है, अब जिसे कह सकते हैं ग्रेट रेवोल्यूशन आया। अ, चाहे वो लिटरेचर था, चाहे वो म्यूज़िक था, पेंटिंग थी, आर्किटेक्चर था, आर्ट, इसी तरह हिस्टोरिकल वर्क है, क्रिटिसिज्म है, ये सारी वो चीज़ें थी जिसमें जो था एक ग्रेट शिफ्ट आया कि यहाँ से रीज़न और लॉजिक से मूव करना शुरू किया ह्यूमन बींग्स की जो नेचर पर, ह्यूमन बींग्स पर। और इसी तरीके से आप बात करते हैं सब्जेक्टिविटी की, आप बात करते हैं इंडिविजुअलिटी की, आप बात करते हैं इमेजिनेशन की, आप बात करते हैं पर्सनल फीलिंग, इमोशंस, पैशंस की। ठीक है। और यहाँ पे नेचर से आपका कनेक्शन जो था ह्यूमन बींग्स का, वो कनेक्ट किया गया। अब यहाँ पे अगर रोमांटिक एज के हवाले से देखें तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। रोमांटिक एज में जो इवेंट्स थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस बहुत किया रोमांटिक एज को, इसमें एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, जब फ्रांस के अंदर हुआ तो उसमें एंड ऑफ मोनार्की का आगाज़ हुआ, एंड हो गया। और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट उसने टेक ओवर कर लिया और उसने अपनी जो डिक्टेटरशिप है उसका आगाज़ किया। इसी तरह किंग लुइस था, उसका एग्जीक्यूट हो गया। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ गए उस टाइम पीरियड के अंदर। फ्रांस के अंदर अमेरिकन रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इनलाइटमेंट बहुत उसका, सोशल इनइक्वलिटी, ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इफ़ेक्ट डाला बहुत सी चीज़ों, उसमें से एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक गेन था, उसको हासिल हो गया आपकी लोअर क्लास को। सो रेवोल्यूशन जितना भी फ्रांस के अंदर आया, उसने जो था रिलीजन को, पॉलिटिक्स और बिलीफ, इन दोनों को शेप कर दिया। अब जो बात कर रहे थे वो, अब डिक्टेटरशिप का भी एंड हुआ। डिक्टेटरशिप का एंड ऐसे होता है कि फ्रांस और जो इंग्लैंड है उसके दरमियान बैटल ऑफ वाटरलू हुई, जिसकी वजह से जो था इंग्लैंड की तरफ से नेल्सन ने जो फ्रांस के जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसे शिकस्त दी, और इस तरीके से एक तरह से उसकी डिक्टेटरशिप का ख़ात्मा हुआ। फिर उस टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हुई और मुख्तलिफ जो वॉर्स वगैरह का आगाज़ हुआ, जिसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि फ़्रांस और जो इंग्लैंड के दरमियान ट्रेड का डिसरप्शन हुआ। छोटी बड़ी वॉर्स होती रही उस टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन एक जो बड़ी सबसे जो ईवल, सोशल ईवल जो उस वक्त जो है उस सोसाइटी के अंदर प्रिवेल किया, उनमें से एक चाइल्ड लेबर था। क्योंकि चाइल्ड लेबर जो थी, इट्स क्वाइट चीपर एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने जो बच्चे थे उनको हायर किया करना शुरू कर दिया और उनसे लेबर जो थी वो लेना शुरू हो गए। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे रीज़न उसका आप ये भी कह सकते हैं कि आप जब ये जो थी रस्टिक लाइफ को लोगों ने जो है खैराबाद कहना शुरू कर दिया, और जो है शहरों में आबादकारियाँ स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से शहरों की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। और उसके साथ साथ जो है एक सोसाइटी, इंग्लैंड की जो सोसाइटी थी, वो प्रोग्रेसिव मोड की तरफ चलना स्टार्ट हो गई। तो जब ज़ाहिर है, जब सोसाइटी के अंदर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन की भी ज़रूरत है, फैक्ट्रीज़ हैं, मशीन्स हैं, उनको आपने जो है ओवरकम करने के लिए तो आपने जो चीप जो चाइल्ड लेबर थी उसको हायर करना शुरू कर दिया। फिर इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एक मूवमेंट का आगाज़ हुआ जो कि स्लेव ट्रेड से मुतल्लिक थी। जितने भी निग्रोस थे उनको शिप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सेल आउट किया जाता था, और विदाउट मास्टर के सिग्नेचर के बगैर आप वो आज़ादी हासिल नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद अगर आप फेमस रोमांटिक पोइट्स के हवाले से बात करें तो विलियम ब्लेक, ही इज़ कॉल्ड एज अ प्री रोमांटिक पोइट। ये प्री रोमांटिक पोइट थे, ही इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द रोमांटिक पोइट। फिर असल में जो आगाज़ हुआ है रोमांटिक एज का, वो विलियम वर्ड्सवर्थ से हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज, बीबी शैली, जॉन केट्स और लॉर्ड बायरन। विलियम वर्ड्सवर्थ
और एस टी कॉलरिज, इन्होंने सबसे पहले लिरिकल बैलेड के नेम से कलेक्शन पब्लिश की, जिसमें रोमांटिक मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ हुआ, जिसमें मुख्तलिफ पोम्स थी वो पब्लिश की गई। और हर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ था, उसका जो करेक्टरिस्टिक्स में से एक जो था करेक्टर, वो था मिस्टिकल पोइट्री वो करते थे। इसी तरह जो थे एस टी कॉलेज थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सुपर नेचुरल का इंट्रोड्यूस करवाया था, लाइक एन एंशिएंट मार्नर के नेम से। पीबी शैली था जो रेवोल्यूशनरी पोइट पी के लाता है, और उसने स्काई लार्क जैसी जो है मास्टरपीस जो थे वो डेवलप किए। जॉन किट्स था, जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसने जो लिया था वो हेलेनिस्टिक आर्ट से लिया था, और जो था उसकी पोइट्री के अंदर जो था हेलेनिस्टिक एलिमेंट्स, और आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो थे वो कॉमन थे। इसके अलावा जो अपनी नेगेटिव कैपेबिलिटी के हवाले से जो कॉन्सेप्ट था वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। इसी तरह लॉर्ड बायरन का नेम आता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रोमांटिक एज में जो विलियम वर्ड्सवर्थ था, वो बेसिकली उसने रोमांटिक एज को के अंदर पोइट्री को ऐसे डिफाइन किया था कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग एंड द इमोशन इन द ट्रैंक्विलिटी। अब नेचर के साथ बैठते हो, एकदम से आप पोइट्री करना नहीं स्टार्ट करते। यू हैव टू सिट, यू हैव टू मेक अप योर माइंड। आपको नेचर से अपने इन्फ्लुएंस गेट करना पड़ता है। उसके बाद जो है उसका जो आप मुख्तलिफ जो स्टेजेस में से एक जो स्टेज उसको फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले आपने नेचर से आप बैठना है फ्री होके, फिर नेचर से इन्फ्लुएंस लेना है, फिर आपने जो है वो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है वो कलेक्ट करना होता है। वो एक्चुअली इट्स नॉट अ पोइट्री, ये एक तरह से प्रिपरेशन होती है, और थर्ड लेवल पे जाके आपने जो पोइट्री होती है उसको क्रिएट करना होता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो रोमांटिक एज के अंदर जो जितनी भी पोइट्री है उसमें आपको जो करेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे वो लव फॉर नेचर, लव फॉर द ब्यूटी एंड क्लोकियल लैंग्वेज, जो इजी और सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया। सब्जेक्टिविटी का फोकस बहुत ज़्यादा था, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा थी, होप एंड द फेथ, और नोवेलिटी, और फिर लव फॉर द रिकलेक्शन एंड ये वो सारी करेक्टरिस्टिक्स थे जो कि रोमांटिक पोइट्स के थे। एस्केपिज्म, हमेशा यह होता था जो रोमांटिक पोइट्स थे उनकी पोइट्री आप देखें, आपको एस्केपिज्म का एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। टू गेट रीड फ्रॉम द सफरिंग एंड द पेन ऑफ द करंट लाइफ, हमेशा वो इस एलिमेंट को आप उसमें रोमांटिक पोइट्स में देखेंगे। इसी तरह लव फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम, उन्हें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग का इजहार करने के लिए आज़ादी चाहिए थी। और इसी तरह विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इंट्यूशन, इंसाइट, और इस किस्म के जो एलिमेंट थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे इनकी पोइट्री के अंदर। अब न्यू क्लासिकल जो थी ट्रेडिशंस, उसमें तो आपको पता है कि उसमें जितने भी थे वो क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे। जैसे मिल्टन है, पैराडाइज लॉस्ट, बम्बास्टिक लैंग्वेज, फ्लावरी लैंग्वेज। लेकिन रोमांटिक एज में आप क्लोकियल लैंग्वेज, कॉमन मैन जो था उसकी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पोइट्री को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं आम लोगों की, स्पीक मैन टू मैन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। और इस जिसमें आप जितना नेचर के करीब होंगे आप उतने ही ज़्यादा कंफर्ट में होंगे। और इसी तरीके से नेचर इज़ द सोर्स ऑफ कंफर्ट है, सोलेस है, और इसी तरीके से मिस्टिकल पोइट्री आपको मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आप जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें ये सारे एलिमेंट्स आपको वन बाय वन करके मिलेंगे, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ है, चाहे एस टी कोलरिज है, और चाहे वो जॉन किट्स है। सो अगर आप सब्जेक्ट की बात करें रोमांटिक पोइट्री के हवाले से, वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो उसका जो सब्जेक्ट ही कॉमन मैन है, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मैन, ठीक है। और बेसिकली क्या है, नाउ यू हैव टू मूव टू द रोमांटिक लिटरेचर। अब जो रोमांटिक लिटरेचर है उसके अंदर जितने भी आप थीम देखें तो उसमें सारे के सारे आपको यही नजर आएंगे जिसमें नेचर का एलिमेंट ज़्यादा है। इसी तरह आपको प्योरिटी का बहुत ज़्यादा, और आपको एक तरह से एक मूवमेंट मिलेगी कि आप यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द रस्टिक लाइफ, गाँव की ज़िंदगी है, गाँव की नेचर के करीब आपको वो सारे के सारे एलिमेंट्स। हेलो स्टूडेंट।